Hello beta, I hope all of you are well and also your study is going very well. Till now we have done second unit. अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड यूनिट. ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब तक हमने क्या देखा है. अब तक हमने देखा है कि जो मूविंग चार्ज है वो करंट प्रोड्यूस कर रहा था. ठीक है, हमने उसके बारे में पढ़ा कि मूविंग चार्ज करंट प्रोड्यूस कर रहा था. इसी के साथ में हमने क्या देखा है, इसी के साथ में हमने ये देखा है कि जो कोई भी पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, उसके अराउंड भी कुछ फील्ड होता है, वो भी अपना इफेक्ट शो करता है. तो हम देखो अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं. हम पढ़ चुके हैं मास. मास है, कोई भी मास है वो क्या करेगा, मास अपने अराउंड, उसके अराउंड उसका क्या होता है, कुछ फील्ड होता है. ठीक है, मास एक इफेक्ट पैदा करता है, चीजों को अट्रैक्ट करता है. उसके अराउंड उसका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, और वो अप्लाई करता है फोर्स, और वो फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसके लिए कोज क्या था, उसके लिए कोज था मास. ठीक है, मास से ही वो पैदा हो रहा है, और कोज क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का, मास ही क्या है उसका कारण है. ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा चार्ज. ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा चार्ज. अब चार्ज क्या है हमारे पास, चार्ज से क्या प्रोड्यूस होता है, चार्ज एट रेस्ट. चार्ज एट रेस्ट, तो जब कोई भी चार्ज एट रेस्ट था तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा कि उसके अराउंड भी उसका फोर्स होता है, और वो जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, उसके अराउंड, चार्ज के अराउंड जो कोई भी चार्ज एट रेस्ट है तो वो भी दूसरे चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट एंड रिपेल करता है डिपेंडिंग ऑन इट्स साइन. तो ये भी हमने क्या देखा कि कोई भी चार्ज है वो रेस्ट पर है और वो क्या करता है, फोर्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो एक चार्ज ने फोर्स प्रोड्यूस किया, चार्ज एट रेस्ट जो था उसने फोर्स प्रोड्यूस किया, और वही उसका क्या है, कारण है. तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कारण क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कारण क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कारण क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट. यही इसको क्रिएट करते हैं और यही क्या है, इसका कारण है. ठीक है, नाम से भी डिफाइन होता है, चार्जेस एट रेस्ट, फोर्स बाय चार्जेस एट रेस्ट. ग्रेविटेशनल फोर्स को मास ही क्रिएट करता है, और मास ही क्या होता है, उसका कारण भी होता है. तो इसी तरह फिर और ऑब्जर्वेशंस करते गए, तो उन्होंने क्या देखा, सडनली एक साइंटिस्ट ने ये देखा कि क्या है, अगर चार्जेस मोशन में है, ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है. ठीक है, इसमें चार्जेस किस में है, मोशन में है. ठीक है, सारे चार्जेस इसके अंदर जो है वो मोशन में है. अगर आपने इसको कोई भी बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं किया है तो ये रैंडमली मूव करते रहेंगे. ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे हैं तो टोटल जो चार्ज है वो तो क्या है, उस पर जीरो है. टोटल चार्ज क्या होता है, जीरो होता है. रैंडमली मूव कर रहे हैं तो किसी भी तरह के किसी भी करंट को वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि करंट के लिए क्या होना चाहिए, एक डेफिनेट डायरेक्शन होनी चाहिए. आपकी लाइफ में भी एक डेफिनेट गोल होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट अचीव सक्सेस. कोई भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकता ना. तो लाइफ में भी क्या होना चाहिए, एक डेफिनेट कारण होना चाहिए. ठीक है, तो यही क्या था, जब उन्होंने देखा कि कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसके पास से चार्ज जा रहा है, तो ये चार्ज क्या हुआ, जाना तो चाहिए था ऐसे, ये क्या हो गया, इस तरह से बैंड हो गया. चार्ज पार्टिकल था, ये इस तरह से चला गया, इस तरह से जाना चाहिए था. तो जैसे जाना चाहिए था उसको मैंने दिखाया है डॉटेड लाइन से, और ये क्या हो गया, यहाँ पर इस तरह से बैंड हो गया है. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया चार्ज पार्टिकल. उस टाइम पे हमने क्या देखा कि कोई भी जो पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, फोर्स लगा रहा है. ठीक है, इस चार्ज पर किसी ना किसी ने तो फोर्स लगाया है ना. अब किसने फोर्स लगाया है, तो वहां से क्या देखा कि ये जो चीज है इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया है. ये जो कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है. और इसके अंदर क्या फ्लो कर रहे हैं, अगर हम बोलना चाहें तो नॉर्मली तो चार्ज ही तो फ्लो कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ चार्जेस एट रेस्ट ही करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे,
चार्जेस इन मोशन भी क्या कर सकते थे, करंट प्रोड्यूस कर सकते थे। ठीक है, तो इससे पहले इस फोर्स को जो नाम दिया, इससे पहले डिस्कवरी हो चुकी थी। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये अलग अलग पढ़ते थे। ठीक है, इसके साथ हम एक और फोर्स पढ़ते थे, वो क्या था, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, क्या था वो, मैग्नेटिक फोर्स। अब यहां तक जब तक ये डिस्कवरी नहीं हुई थी ना, तब तक हम इसको और इसको दोनों को क्या पढ़ते थे, बिल्कुल ही अलग पढ़ते थे। इलेक्ट्रिसिटी जो थी, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फोर्स, इनको क्या पढ़ते थे हम, अलग अलग पढ़ते थे। लेकिन जैसे ही ये डिस्कवरी हुई, ये इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन तो नहीं, ये किसी ने ऑब्जर्व किया, उसके बाद क्या हुआ, लिंक बनाया जाने लगा और इन दोनों में लिंक बना दिया और एक कंप्लीट यूनिट बना दी। क्या बना दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, क्या बना दी कंप्लीट यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरी एक ब्रांच बन गई फिजिक्स की। और अगर आपको अभी से कंसेप्ट क्लियर है तो आगे तक कोई दिक्कत नहीं आनी, अभी से क्लियर नहीं है तो फिर आगे दिक्कत ही दिक्कत है। सबसे हार्ड तुम्हें ईडी लगेगी और कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, बाकी तो तुम कर दोगे, मैथमेटिकल होता है आगे जाके सारा फिजिक्स में। तो ये देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को क्या कर दिया, दोनों को रिलेट कर दिया। तो ये सारा हम किस में पढ़ेंगे, अब जो हमारी है थर्ड और फोर्थ यूनिट, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम जान लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, इसकी डिस्कवरी कहां से हुई थी, एक पत्थर था जिसका नाम था लोडस्टोन, या फिर आप उसको क्या बोलते हैं, लैडिंग स्टोन। ठीक है, लोडस्टोन या फिर लैडिंग स्टोन, ये हम इसको बोलते हैं पत्थर। ये पत्थर क्या होता है, इसके पास कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं। इस पत्थर की डिस्कवरी की थी, किसने डिस्कवरी की थी, ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है। कहानी तुम्हें सुनाई गई होगी 10th क्लास में, मैंने सुनाई होगी, और शायद ना मैंने नहीं सुनाई। ठीक है, तो ये क्या है, लोडस्टोन और लैडिंग स्टोन। इस पत्थर की इन्वेंशन किसने की थी, ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये जो पत्थर था, इसके पास क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी कि ये क्या करता था, अगर आप इसके पास आयरन लेकर जाओ या आयरन लाइक सब्सटेंसेस लेकर जाओ तो ये उन पर कुछ फोर्स लगाता था। ठीक है, तो इस पत्थर का नाम मैग्नेट पड़ा था, किसने इसकी डिस्कवरी की थी उसी के नाम पर पड़ा था। अब तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो इस पत्थर का नाम मैग्नेट रखा गया, और फिर जो इस पत्थर की वजह से जो फोर्स हुआ उसको क्या कहा गया, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, क्या कहा उसको, मैग्नेटिक फोर्स। अब फिर इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या दिखा कि अगर आप इसको इस तरह से लटका देते हो, ठीक है, सस्पेंड कर देते हो, फ्रीली एयर में सस्पेंड कर देते हो, तो ये ऑलवेज किस डायरेक्शन में अलाइन करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ऑलवेज किस डायरेक्शन में अलाइन करता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में लटकता है। ठीक है, अगर आप इसको लटका देते हो तो ये हमेशा किस में लटकता है, नॉर्थ एंड साउथ में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स है यहीं से, इसकी इस डायरेक्शन की वजह से ही क्या निकाला गया, अर्थ का भी ग्रेविटेशन मैग्नेटिक फोर्स डिस्कवर किया गया। वहां से क्या पता चला कि जैसा फोर्स इसके पास है वैसा ही किसके पास भी है, अर्थ के पास भी है। और अर्थ क्या करती है, अब उसके बाद और सारी प्रॉपर्टीज डिस्कवर की गई कि लाइक पोल रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट। तो वहां से फिर अर्थ का जो मैग्नेटिक फोर्स था वो भी क्या किया गया, डिस्कवर कर दिया गया कि ये अगर नॉर्थ साउथ में अलाइन कर रहा है, इसका नॉर्थ नॉर्थ की तरफ और साउथ साउथ की तरफ, तो मतलब कुछ ना कुछ है, अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स है। अब जितने एरिया में इसके अराउंड इसका इफेक्ट देख सकते थे उसको क्या बोल रहे थे, मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे थे। ठीक है, फिर क्या देख रहे थे कि कोई मैग्नेटिक नीडल थी, अगर इसके पास आयरन की कुछ स्प्रिंग्स फैला देते थे तो वो क्या कर रही थी, अपने आप को एक डेफिनेट डायरेक्शन में अलाइन कर रही थी। तो इससे ये भी देखा गया कि किसी पॉइंट पर ज्यादा है, किसी पॉइंट पर कम। तो ये सब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ते थे, ये हमें पता था। लेकिन एक साइंटिस्ट थे, ओरिस्टेड नाम था उनका, 1820 के अप्रोक्स आई थिंक, उन्होंने क्या देखा, वो अपने जो उनकी टेबल थी उनके ऊपर हमेशा एक सर्किट बनाकर रखते थे। ठीक है, सर्किट मतलब कंडक्टर, और उसमें करंट फ्लो करते रहते थे। तो सडनली उन्होंने क्या किया कि एक दिन वहां पर कंपास को रख दिया। ठीक है,
अब उन्होंने सर्किट ऑन किया, उन्होंने ध्यान नहीं किया, सर्किट ऑन किया तो उन्होंने देखा कि कंपास क्या हुआ है, डिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, कंपास जैसे उन्होंने करंट ऑन किया कंपास डिफ्लेक्ट हुआ है। अब कंपास तो सिर्फ कब डिफ्लेक्ट होता था, सिर्फ तब डिफ्लेक्ट होता था जब वहां पर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड। कंपास क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल ही तो होती है, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है। ठीक है, अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करके रखती है। तो ये सारी चीजें तो कहां से उसने सोची कि यार ये तो मैग्नेटिक फील्ड में आता है, तो ये कंपास की जो नीडल है ये क्यों डिफ्लेक्ट हुई। फिर उसने क्या किया, सर्किट तो था ही, खुद का बनाया उनका सर्किट था, तो उन्होंने क्या किया, सर्किट में करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो नीडल थी वो एक बार तो इधर अगर टिल्ट हो रही थी, दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में टिल्ट होने लग गई। मतलब जैसे अगर सर्किट में करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास है नीडल, ओके, ये इसका नॉर्थ और ये साउथ, सर्किट में इधर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये नीडल हुई इस तरफ डिफ्लेक्ट। ठीक है, फिर उन्होंने उनका इंटरेस्ट जगा, क्योंकि ये तो सिर्फ किस वजह से होता था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता था, तो उनका इंटरेस्ट जगा, उन्होंने क्या किया, इसमें इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब जब उन्होंने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ। अब क्या हुआ, ये जो नॉर्थ पोल था ना ये इधर की तरफ आ गया, साउथ इधर, पहले में तो साउथ इधर गया था, नॉर्थ इधर। तो उन्होंने क्या देखा कि कोई ना कोई फोर्स तो है जो इसको क्या कर रहा है, टिल्ट कर रहा है। और मैग्नेट को सिर्फ कौन टिल्ट कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स, और डायरेक्शन भी दोनों केसेस में अलग अलग जा रही है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स है यहाँ पर। ठीक है, कि अगर, फिर वहां से उन्होंने क्या बता दिया कि अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फिर उसके बाद, और इंटरेस्टिंग चीज देखो, पहले उन्होंने ये कर दिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सर्किट को जो करंट के पैरेलली रख के देखा। ठीक है, करंट की परपेंडिकुलर, जो नीडल थी उसको करंट के परपेंडिकुलर रख दिया, तो वो टिल्ट नहीं हुई। जब वो दुनिया को बताने गए उस टाइम पे वो टिल्ट नहीं हुई, मतलब उन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। फिर अचानक से उन्होंने दोबारा से एक दिन देखा, फिर उन्होंने सारी डायरेक्शंस को, जब एक बार चीज हो जाती है ना तो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, फिर उन्होंने सारी डायरेक्शंस में मैग्नेटिक नीडल को रख के देखा। वहां से उन्हें पता चला कि अगर आप इसको परपेंडिकुलर रखते हो तो नहीं टिल्ट होता है, पैरेलल रखते हो करंट के तो ही टिल्ट होता है। ठीक है, उन्होंने अपनी फिर डिस्कवरी की, लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं की, फिर उन्होंने छोड़ दिया। इतना बताने के बाद उन्होंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि जो उनका स्पेशलाइजेशन था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं था, मैग्नेटिज्म नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको छोड़ दिया, वो अपने फील्ड में चले गए। इसके लिए बोल दिया कि तुम जानो भाई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें इसके डायरेक्शन को किस तरह से दिया गया था, 10th क्लास में सभी ने एम्पियर स्विमिंग रूल पढ़ा है ना, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो पढ़ा है। 10th क्लास में सभी ने एम्पियर स्विमिंग रूल पढ़ा हुआ है। तो इसकी जो डायरेक्शन थी वो किस तरह से दी जाती थी, एम्पियर स्विमिंग रूल से। ठीक है, एम्पियर स्विमिंग रूल से, इससे दी जाती थी जो ये मैग्नेटिक नीडल थी इसकी डायरेक्शन। अब ये उन्होंने जैसे ही बताया तो उसके बाद क्या डिस्कवरी की गई और क्या नई थ्योरी निकल कर आई, तो नई थ्योरी ये निकल कर आई कि अगर हमारे पास कोई भी मूविंग चार्ज है, कोई भी मूविंग चार्ज है, मान लो ये चार्ज है, यहाँ पर मूविंग चार्ज है, ठीक है, तो मूविंग चार्ज के अराउंड फील्ड होगा, और वो भी पार्टिकल्स के ऊपर क्या लगा सकता है, फोर्स लगाएगा। मूविंग चार्ज भी क्या लगाएगा, पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, और वो कंटिन्यूअसली उसकी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। ठीक है, तो यहां से क्या चीज निकल कर आई कि मूविंग चार्ज भी फोर्स क्रिएट करता है। मूविंग चार्ज भी क्या क्रिएट करता है, फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, फील्ड क्रिएट करता है, और कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का कोज क्या बन गया, व्हाट इज द कोज ऑफ, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द कोज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या हो गया हमारे पास, मूविंग चार्ज इज द कोज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड का कोज है। ठीक है, तो देखो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि एक स्टेशनरी चार्ज की वजह से होता है,
वो क्या डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है? करता है। कैसे करता है देखो, मान लो ये मेरे पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये, ओके, ये प्लस है ऊपर और नीचे क्या है, माइनस है। चार्ज आ रहा है, चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल आ रहा है, फील्ड में एंटर किया। तो जैसे ही फील्ड में एंटर किया तो आप लोगों ने पढ़ा है ना फर्स्ट यूनिट में, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, और ये क्या करेगा, इसको फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। ठीक है, अब जैसे ये फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा, मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर ये फर्दर अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या कर रहा था, एक डेफिनाइट डायरेक्शन में, अपनी ही डायरेक्शन में उसको क्या कर रहा था, अलाइन कर रहा था, उसके बाद कोई फोर्स नहीं लगा रहा था। बट जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या करता है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। ठीक है, इस तरह से अगर चार्ज पार्टिकल है, इधर कर दिया, फिर उसको इधर डिफ्लेक्ट कर दिया, फिर इधर कर दिया, तो जो मूविंग चार्ज की वजह से जो भी फोर्स है वो हर पॉइंट पर क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। तो मूविंग चार्ज की वजह से भी एक फोर्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, और क्या करता है, इसका कोज क्या होता है, मूविंग चार्ज। अब हमने पढ़ लिया, मास की वजह से भी फोर्स होता है, चार्ज की वजह से भी होता है, और चार्ज की दोनों सिचुएशन की वजह से होता है, चार्ज एट रेस्ट की वजह से भी और चार्ज इन मोशन की वजह से भी। ठीक है, तो क्या कहा गया भाई, अब यहां से देखो, जो मूविंग चार्ज था उसकी सारी ही कैरेक्टरिस्टिक, मूविंग चार्ज की वजह से जो भी फोर्स था उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक किससे मिलती थी, मैग्नेटिक फोर्स से मिलती थी। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स भी क्या था, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स था। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स भी क्या था, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स था, ये भी क्या था, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स था। इसके बाद ये जैसे ही इन्वेंट हो गया था ना, कि यहां से कोई चार्ज जा रहा है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया, इसके बाद क्या देखा गया कि जब आप यहां पर क्या कर दो, कोई स्टेशनरी चार्ज रख दो, आप कोई स्टेशनरी चार्ज रख दो, तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो ये पाया गया कि अगर आपने यहाँ पर स्टेशनरी चार्ज रखा है तो उसके ऊपर कोई भी जो चार्ज है, कोई भी फोर्स है वो नहीं मिला। ठीक है, तो ये थी हमारे पास टोटल पूरी कि किस तरह से मैग्नेटिक जो फोर्स था उसका इन्वेंशन हुआ, किस तरह से वो इन्वेंट हुआ। ये क्या था, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या आ जाएगा, मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड का क्या सोर्स है, मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर आपसे पूछे कि अगर मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है तो जो लोड स्टोन था उसमें क्या चार्ज मूव कर रहे थे, वहां पर कैसे चार्ज क्रिएट हुआ, वो मैग्नेट कैसे बनी, वो किस तरह से फोर्स को जनरेट करता है। तो देखो भाई, सभी ने अब तक तो पढ़ लिया है, केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया है, क्या क्या होते हैं एटम के अंदर, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, ऑलवेज मूव करते रहते हैं। तो जो मैग्नेट होती है उसमें वो इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पैटर्न के साथ मूव करते रहते हैं। तो उसमें भी जो फोर्स जनरेट होता है मैग्नेट में, वो किस वजह से होता है, उनके जो अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, वो क्या जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक इन स्पेस, इज अ कैरेक्टरिस्टिक इन स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है एक स्पेस में, इन विच ए मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, जिसमें मूविंग चार्ज क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। कैसे, परपेंडिकुलर इन ए डायरेक्शन राइट एंगल टू इट, डायरेक्शन
राइट एंगल टू इट, ठीक है। किस डायरेक्शन में करता है? इन अ डायरेक्शन राइट एंगल टू इट। इस डायरेक्शन में क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी मूविंग चार्ज। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया? एक कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेस में एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें क्या होता है, एक कोई भी जो मूविंग चार्ज है वो क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और किस डायरेक्शन में? इन अ डायरेक्शन राइट एंगल टू इट, ठीक है। ये हो गया है यहाँ तक, आई थिंक अच्छे से क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे एम्पियर स्विमिंग रूल की, ठीक है। आएगा तो नहीं पेपर में, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं। तो ओरिस्टेड ने क्या देखा? व्हेन करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, देन द मैग्नेटिक नीडल मूव्स नॉर्थ पोल टिल्स लाइक दिस, ठीक है। और फिर उसने जब डायरेक्शन चेंज की तब क्या हुआ? नॉर्थ, सॉरी, ये नॉर्थ और ये साउथ। आपके पास साउथ इधर गया और नॉर्थ इधर। तो एक बार तो नॉर्थ किस डायरेक्शन में गया है? देखो एंटी क्लॉकवाइज में, और एक बार नॉर्थ किस में आया है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है, ठीक है। तो अब यहां से देखो, एम्पियर ने इसको स्टडी करके एम्पियर ने एक रूल दिया, और वो क्या दिया? उसको क्या कहा गया? एम्पियर स्विमिंग रूल। उसने क्या कहा? इफ अ पर्सन इज स्विमिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर क्या कह सकते हैं, उसने सिंपली क्या बताया कि अगर कोई पर्सन है उसको आप करंट के पैरेलल ले लो, और इस तरह से पैरेलल लो कंडक्टर के कि उसके पैर में से करंट एंटर करे और सिर में से निकले। और मतलब इसमें तो आदमी जल जाएगा इतने में। तो लेट अस कंसिडर दैट, ठीक है। कंसिडर करने के लिए, क्योंकि जब हम चीजों को लाइफ से रिलेट कर देते हैं तो ज्यादा जल्दी याद रहती हैं, ठीक है। पैर में से करंट एंटर करे, सिर में से निकले, और वो पर्सन हमेशा किसको देखता रहे? मैग्नेटिक नीडल को देखता रहे, ठीक है। तो ये देखो, मान लो ये पर्सन था, इधर उसका पैर है, ठीक है, और इधर उसका सिर है। तो करंट यहां से एंटर किया और यहां से निकल रहा है, और यहां पर नीडल रखी है, ठीक है। ये कंडक्टर हो गया, यहां पर रखी है नीडल, ओके। तो पर्सन क्या है? अगर इस तरह से देखेगा, मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है, नीडल को नहीं देख रहा। अगर नीडल को नहीं देख रहा तो उसका राइट हैंड उधर होगा कैमरे की साइड, और लेफ्ट हैंड मेरी तरफ होगा। अब अगर ये नीडल को देख रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड कैमरे की तरफ है, राइट हैंड मेरी तरफ है। तो ये नीडल को देख रहा है, तो उसने क्या कहा कि अगर कोई पर्सन है वो क्या करे? इस तरह से कंडक्टर के पैरेलल लेट जाए, उसके पैर में से करंट एंट्री करे और सर में से निकले, तो और वो पर्सन नीडल को देखता रहे, उस टाइम पे क्या होगा? जो उसका लेफ्ट हैंड होगा वो क्या देगा? मैग्नेटिक नीडल की लेफ्ट हैंड क्या देगा? मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन को बताएगा, और वो मैग्नेटिक नीडल की किसकी डिफ्लेक्शन को? नॉर्थ पोल की डिफ्लेक्शन को बताएगा। तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन कौन बताएगा? उसका लेफ्ट हैंड। ये था एम्पियर का स्विमिंग रूल, ठीक है। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या था? आई थिंक क्लियर है अब ही सभी को। तो क्या है, एक बार फिर से देखो, ये पर्सन है, ये मैग्नेटिक नीडल है, तो अब मान लो ये कंडक्टर ही है, ठीक है। कंडक्टर में करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, यहां से ऐसे फ्लो कर रहा है। ये आदमी का सिर है, ये उसके पैर हैं, तो करंट पैरों में से आ रहा है, सिर में से निकल जा रहा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक नीडल है, नीचे की तरफ उसका मुंह है, वो मैग्नेटिक नीडल को देख रहा है, ठीक है। अब वो जब मैग्नेटिक नीडल को देख रहा है तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा तुम्हारी तरफ होगा, तो लेफ्ट हैंड जो होगा वो क्या देगा? नॉर्थ पोल के डिफ्लेक्शन की। ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ पोल इधर डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, इधर उसके लेफ्ट हैंड की साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से दी थी, किस तरह से दी जाती है अलोंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये यहाँ पर एम्पियर ने बताई थी, रूल देकर, ला देकर, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। इसके बाद देखा गया कि जो फोर्स था वो स्पेस में किस तरह से दिया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक जो फोर्स था वो स्पेस में किस तरह से दिया जाता है। कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल की वजह से लगने वाला मैग्नेटिक जो फोर्स है वो, तो उसको मैं मान लेती हूं F,
क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की गई, जैसे एक फोर्स लिया गया, उसके साथ ही क्या देखा गया कि एक चार्ज पार्टिकल, उसको किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक कमरा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर देखा गया कि एक चार्ज पार्टिकल है, एक तो आप 5 कूलम लेकर आए तो उस पर कम फोर्स लगा, 10 कूलम लाए तो उस पर ज्यादा लगा, 3 कूलम लाए तो उस पर 5 कूलम वाले से कम लगा। इसका मतलब क्या देखा गया कि अगर आप चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो वहां से एक इक्वेशन निकाल दी गई कि चार्ज बढ़ाने के साथ साथ फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी से ये मत लगाओ, ठीक है, फिर लगा देंगे, फोर्स हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखा कि अगर आप चार्ज को कम स्पीड से लेकर आ रहे हो तो कम फोर्स लग रहा है, ज्यादा स्पीड से लेकर आ रहे हो तो ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो वहां से क्या देखा गया कि ये डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है किसके, V के। ठीक है, Q के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और V के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बच गया था क्या, मैग्नेटिक फील्ड बच गया था। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया गया, क्या देखा गया कि एक सेम पार्टिकल और सेम वेलोसिटी से ले ली। ठीक है, उसको एक तो कम, जैसे कि जो मैग्नेटिक फील्ड था वहां पर लेकर गए, एक कमरा था जिसमें कम मैग्नेटिक फील्ड था वहां पर लेकर गए तो उस पर कम फोर्स लगा, एक ऐसा कमरा जिसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड था वहां लेकर गए तो उस पर ज्यादा फोर्स लगा। तो वहां से क्या बता दिया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब 3 इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, तीनों को ही क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q V B। ठीक है, F Q V B के प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या बनेगा, कांस्टेंट लगेगा विद इक्वल टू साइन। ये क्या मान लिया हमने, K कांस्टेंट मान लिया। अब हमें क्या करना था, K की वैल्यू निकालनी है। तो K की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या कहा, B F Q V K कुछ इस तरह से आएगा। तो अब V हमारे पास पहले कभी भी इन्वेंट तो नहीं हुआ था, तो हमने क्या किया, उसका फायदा उठा लिया। पता है क्या होता है फिजिक्स में, जब भी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या होता है कि अगर वो पहले से इन्वेंट नहीं हुआ है, ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी पहले आई ही नहीं थी, तो हमने क्या मान लिया, K को 1 मान लिया। अब उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकता था, क्यों, क्योंकि पहले उससे रिलेटेड कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर K को क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, K को क्या मान लिया, 1। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस था किसी भी मूविंग चार्ज की वजह से, वो किसके बराबर आ गया, Q V B के बराबर। किसके बराबर आ गया, Q V B के बराबर आ गया। तो ये है हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज विद अ वेलोसिटी V इन मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, ये है। अब फोर्स तो क्या है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर क्वांटिटी है तो राइट हैंड साइड में भी वेक्टर बनना चाहिए ना। तो राइट हैंड साइड में वेक्टर कब बनेगा, Q क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, पता है हमें Q एक स्केलर क्वांटिटी है। अब V क्या है, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो Q से तो हम कुछ लेंगे नहीं, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर ही बनता है। ठीक है, पढ़ चुके हो तुम ये तो +1 में। तो वेलोसिटी वेक्टर है। अब B के साथ क्या ऐसा करूं, B भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो B के साथ क्या कुछ करूं कि वहां पर ये क्या बन जाए, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो V और B का क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। और ये किस तरह से देखा गया, ये देखा गया कि अगर कोई हमारे पास फील्ड है, चार्ज फील्ड इस तरह से जा रहा है, मतलब मान लो फील्ड की डायरेक्शन है ये, ठीक है, फील्ड की ये वाली डायरेक्शन है। अगर चार्ज को आप इस तरह से लेकर आए हो तो चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता। किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है चार्ज पर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर था, ऊपर की तरफ लगा रखा है मैंने, मैं वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में लेकर आ रही हूं, बट जो फोर्स लगा वो किस डायरेक्शन में लगा, इधर। मतलब इन दोनों के ही परपेंडिकुलर लगा, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जब इन दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा, मतलब रिजल्टेंट मुझे क्या चाहिए, V के भी परपेंडिकुलर चाहिए और B के भी परपेंडिकुलर। तो ये जो मेरे पास V और B का प्रोडक्ट था, इसको क्या आया फिर, ये Q V क्रॉस B। ये तो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फोर्स बन गया। ठीक है, अब देखो यहां से
फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम इस फोर्स की बात करें कि कहां पर कितना होगा, तो देखो केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट हमारे पास इफ, और जहां पर ये जो थीटा था ये क्या था, थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी, वी और बी के बीच में क्या है, थीटा एंगल है, ठीक है। तो इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 और 180, अगर थीटा 0 है या फिर 180 है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो क्या होगा हमारे पास, यहां से देखो साइन 0 0 और साइन 180 भी 0, तो फोर्स क्या हो जाएगा 0, मतलब उस समय हमारे पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, पार्टिकल सीधा चला जाएगा, वो कहीं पर भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। F इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट केस सेकंड, अगर थीटा क्या हो हमारे पास 90 डिग्री हो, ठीक है, थीटा कितना हो, अगर 90 डिग्री हो, तो जब थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1, और F इक्वल्स टू क्यू वी बी, और ऑल्सो वी नो दैट साइन थीटा इज मैक्सिमम एट 1, तो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, किसी भी पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहा हो, मूव करे, तब जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। और फोर्स कब कब 0 हो सकता है, अगर पार्टिकल, केस थर्ड क्या है, केस थर्ड, अगर पार्टिकल रेस्ट पर हो, पार्टिकल रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या है 0, फोर्स भी क्या हो जाएगा 0, मतलब जो चार्ज पार्टिकल है रेस्ट पर है, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, वही तो हमने पढ़ा था कि मूविंग चार्ज क्या है, उसका सोर्स है, ठीक है, और लगता भी किस पर है, मूविंग चार्ज पर। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टेशनरी चार्ज ही सोर्स था और लगता भी किस पर था, स्टेशनरी चार्ज पर, ग्रेविटेशनल में मास ही सोर्स था और लग भी किस पर रहा था, मास पर ही, तो इसी तरह यहाँ पर मूविंग चार्ज ही सोर्स है और लगता भी किस पर है, मूविंग चार्ज पर ही लगता है। अब अगर आपको बी के बारे में बताना हो कि क्या होती है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, पूरा नाम अगर लिखना चाहो ना तो क्या होता है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो अगर आपको बी की डेफिनेशन यहां से निकालनी है तो क्या था, अगर थीटा 90 है उस केस में क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू क्यू वी बी, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 90, ओके। अगर क्यू को ले लू मैं 1 कूलम, वी को ले लू 1 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, F किसके बराबर हो जाएगा, B। यहां से हमें बनानी है डेफिनेशन, बनाओ, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में बी डिफाइंड एज द फोर्स या फिर इज इक्वल टू द फोर्स, इज इक्वल टू द फोर्स, उस फोर्स के बराबर होगी, विच विल बी, कौन सा फोर्स, विच विल बी एक्सपीरियंस्ड, जो एक्सपीरियंस किया जाएगा बाय ए चार्ज ऑफ, चार्ज के द्वारा, और वो चार्ज भी कितने का हो, 1 कूलम का हो, बाय अ चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा हो, मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन में, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फील्ड, परपेंडिकुलर टू फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के बराबर होती है जो कि एक चार्ज महसूस करता है, और कौन सा चार्ज, कितना चार्ज, 1 कूलम चार्ज, और वो चार्ज किसके साथ मूव कर रहा है, एक वेलोसिटी के साथ, और वो वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है 1 कूलम चार्ज, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट कल हम करेंगे यूनिट्स और आगे के जो भी रूल्स वगैरह हैं।